बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान बहरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के बारे में खुसूसी बातचीत करते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके साथ बहुत मुख्तलिफ टिप्स और रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मैदा और जिगर के हवाले से, और हमारे साथ हमारे डॉक्टर अकरामुल हक माहिर अमराज मैदा और जिगर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। वेलकम, बहुत शुक्रिया टू हैविंग मी हियर। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बिल्कुल ठीक जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा अकराम साहब, जिस तरह से हम देखते हैं मैदा और जिगर के बहुत से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों में भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात में अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा तो जो वजह है वो लाइफस्टाइल का है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब जो खाने पीने का ट्रेंड्स जो हैं वो ओवर द ईयर्स बहुत चेंज हो रहे हैं जी। खाना जो है वो उसमें दोनों चीज़ों का रोल है, एक तो क्वालिटी का भी है और क्वांटिटी का भी है। एग्जैक्टली मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं आजकल अपनी फूड को, तो हम करते हैं अपने दादा नाना से कि जी वो भी ये खाते थे या इतना कुछ खाते थे तो वो ज़्यादा सेहतमंद थे जी। लेकिन हम ये नहीं कंपेयर करते कि वो एक्टिविटी कितनी उनकी होती थी। नॉर्मली ये भी बात कही जाती है कि जिस तरह से पहले खुराक थी वो अब आज के दौर में वो खुराक नहीं है, क्या ये भी कुछ डिपेंड करती हैं ये चीज़ें? देखिए कुछ हद तक तो इसमें बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप 50 साल या 100 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पे उस वक्त जो थी वो सिर्फ ऑर्गेनिक देसी चीज़ें होती थी। आपको देसी घी था आपके पास, देसी मुर्गी थी, फार्मिंग नहीं होती थी जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं वो है एक्टिविटी का, क्योंकि आजकल देखें खाना जिस तरह साइंस ने तरक्की की है तो अब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है जी और वाफिर मिकदार में है और एक्सपेंसेस भी मतलब उसमें अब देखें ना। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो खाना सेहत के लिए जितना मुज़र है वो उतना सस्ता है। आप अगर डील लेने आप जाएं तो आपको डील मिलेगी कि जी एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री जी। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें लेने जाएं जो हेल्दी हैं उस पर आपको कोई डील नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली तो एक तो ये भी है चीज़ कि अच्छा फिर वेस्टर्नाइजेशन जब होती है, मॉडर्नाइजेशन होती है, लोग अब डाइनिंग आउट इतनी कॉमन हो गई है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो गया है जी। वो उसका बहुत बड़ा रोल है। फिर हमारे यहाँ चीज़ें उतनी खालिस भी नहीं मिलती हैं, मतलब मैं मिलावट की बात कर रहा हूँ, आपको मसाले नहीं खालिस मिलेंगे, उनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो वो भी फ्रूट्स नहीं है। अब वेजिटेबल्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि ये जो सीवेज वाला है सीवेज का पानी जो है वो उसमें है वो है, फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो चीज़ है मेरे ख्याल में जो क्वांटिटी है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अब जो लोग हफ्ते में मतलब 3-4 दिन बाहर का खाना खाते हैं उनका मैदा ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं जी। फिर पानी से एक मेन बैक्टीरिया है जो कि एच पाइलोरी जिसे हम कहते हैं वो उस सोर्स से आता है और वो हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये भी उसमें जो है ना एक कंट्रीब्यूशन है, उसका खाने का भी है और लाइफस्टाइल का। यानी आप कह रहे हैं जो क्वालिटी है वो कम है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ज़्यादा हो रही है ना। देखें अब एक्टिविटी नहीं है। अब अगर हम रोज़ाना देखें तो हमारा जो कैलोरिक आउटपुट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना पैदल चलते हैं, हम कितना चीज़ हम खुद हाथ से काम करते हैं वो बहुत कम है और इनटेक ज़्यादा है। तो वो ये होगा कि उसके नतीजे में मैदे ने जो है वो ख़राब ही होना है, जिगर के ऊपर प्रेशर आएगा, वज़न बढ़ेगा, तो फिर सारे सिस्टम ही मुतासर होंगे। तो अब जो टीन एजेस हैं उनके लिए उन्हें क्या ग़िज़ा खानी चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए इस वक्त जो मेरे ख्याल में सबसे जो एक चीज़ है जो ज़्यादा हमें डैमेज करी है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और उसमें ख़ास तौर पे जो प्रोसेस्ड शुगर है, चीनी, ये अगर आप देखें तो जैसे टीन एजर्स का आप देखें कि ख़ास तौर पे आइसक्रीम का इस्तेमाल हो गया, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल हो गया, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा जंक फूड है तो वो उसमें जो आप देखें कि अगर आप कंपेयर करें एक गंदम की रोटी को और उसको कंपेयर करें आप पिज़्ज़ा ब्रेड को या जो बर्गर में जो वो यूज़ होती है उसका पैटी यूज़ होती है, या आप शॉर्मा का वो ब्रेड यूज़ करें देखें तो उसमें जो बहुत प्रोसेस्ड आटा इस्तेमाल होता है, फाइबर निकल जाता है। तो वो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं तो वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ओबेसिटी का एक तो बहुत बड़ा ज़रिया बन रहा है और आप देखें कि टीन एज से ही ओबेसिटी हमारे यहाँ बहुत बढ़ रही है जी। और यही वजह है कि इसी वजह से मोटापे के साथ फिर शुगर का रिस्क हमारे यहाँ मुल्क हमारा बहुत इस वक्त रिस्क पे है। शुगर में हमारे जो है वो 25-26% तक चली गई है जो बहुत अलार्मिंग है। ऐसे ही
तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें। अच्छा, फिर एक्टिविटी नहीं है, आउटडोर गेम्स नहीं है। मोबाइल की गेम्स तो लोग खेलते हैं लेकिन आउटडोर गेम्स नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। टीनेजर्स में टीनेजर्स में ये ज़्यादा ये मसाइल पाए जाते हैं। तो हमें ग़िज़ा जो है उसका क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या अपने बच्चों को हमें आदी बनाना चाहिए? इसमें देखिए, पहली बात ये है कि एक जो वो ट्रेंड चला आ रहा है कि जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, कि अक्सर बल्कि डॉक्टर के पास भी आते हैं लोग तो कहते हैं जी मेरा बच्चा खाता कुछ नहीं है। तो इसमें ये है कि शुरू से ही उन्हें एक मुतवाज़न ग़िज़ा का जो है ना वो आदी बनाया जाए। और इसमें दूसरी चीज़ ये है जो आजकल मैं अक्सर देखता हूँ कि सब्जियाँ नहीं खाते हैं बच्चे भी जी, फ्रूट्स नहीं खाते, सब्जियाँ नहीं खाते। अच्छा, सिर्फ चिकन खा रहे हैं और या मतलब गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है और स्वीट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। मीठा। तो इसमें हाँ मीठा जो है, तो इसमें देखें जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है उसका एक प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का है, जिसमें आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे अगर आप गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो होल ग्रेन आटा जिसे हम कहते हैं कि बग़ैर छना हुआ, उसकी रोटी होनी चाहिए। इसके बाद फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल एक प्रॉपर वे में एक होना चाहिए कि रोज़ उसका इस्तेमाल हो, सलाद का इस्तेमाल हो, प्रोसेस्ड चीज़ें कम इस्तेमाल की जाएं, चीनी का इस्तेमाल कम से कम हो। हमारे यहाँ जो मीठा और ये जो इतनी बेकरियाँ और ये इस्तेमाल होता है, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार जो हम हैं उस वजह से भी हैं। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा शुरू से हो, फिज़िकल एक्टिविटी हो, तो ये जब चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली सेहत बेहतर होगी। तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा जो मैदा है वो ख़राब है? क्या वो इनिशियली हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, इनिशियली तो ये है कि आम तौर पे जो सिम्टम्स आती हैं वो ये आती हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जी। मिसाल के तौर पे आम तौर पे लोगों को जब मैदे का मसला हो तो जो अलामात आती हैं उसमें ये है कि जैसे ही खाना खाते हैं तो फ़ौरन ही पेट भर जाता है, जलन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे खाना रुका हुआ है और बोझ सा महसूस होता है, डकारें ज़्यादा आती हैं, मुँह का जायका सही नहीं रहता, मतली की कैफियत होती है। आम तौर पे ये चीज़ें हैं जो इनिशियली जो आती हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। ये इसके सिम्टम्स होते हैं जी। तो अगर ये आ रही हैं तो फिर जब वो अगर हमारे पास आता है मरीज़ तो हम फिर उसमें देखते हैं कि इसकी वजह क्या बन रही है। क्या ये किसी इन्फेक्शन की वजह से है, क्या ये किसी मेडिसिन की वजह से है, जैसे दर्द की दवाइयाँ इसको इसमें रोल प्ले करती हैं, या ये खुराक की वजह से है कि आप जो बेएहतियाती कर रहे हैं उसकी वजह से। तो उसके बाद फिर जो है उसकी असेसमेंट होती है और उसके बाद फिर हम एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है नॉर्मली, इसकी मेडिकेशन किस तरह से होती है? मेडिकेशन तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि कॉज क्या है जी। अगर वजह का पता आपको नहीं होगा तो आप मेडिसिन जो देंगे कुछ लोगों के स्टमक में स्वेलिंग बहुत रहती है। देखिए ये भी उसी चीज़ की वजह हो सकती है, मतलब ये जो हम क्या ये स्वेयर होता है जब ये स्वेलिंग होती है, या इनिशियल स्टेज में भी ऐसे फील होता है? इनिशियल में भी हो सकती है ये, अदरवाइज जैसे हाँ ये सीवियर तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही अगर मैदा मुतासर होगा तो उसमें ये फीलिंग आएगी कि जैसे यहाँ पे स्वेलिंग है, हर वक्त पेट भरा भरा सा रहता है। तो ये इनिशियल सिम्टम भी हो सकती है इन्फेक्शन की, या मैदा जो है वो खुराक की बेएहतियाती की वजह से अगर डैमेज हो रहा है तो ये हो सकता है उसमें। तो ये सारे इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं। और जिगर के अमराज में जो मुब्तला अफराद हैं उनको क्या करना चाहिए, और इससे क्या आप देखते हैं कि बॉडी में क्या नुकसानात होते हैं इससे? देखिए जिगर के हवाले से हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में जो सबसे अहम चीज़ है वो तो यरकान का मर्ज़ है। काला यरकान उर्फ़ आम में कहा जाता है, वैसे उसे हेपेटाइटिस सी कहते हैं। वो दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान बदकिस्मती से उसमें टॉप पे है जी। मतलब इस वक्त जो है हमारे यहाँ अगर पंजाब की बात करूँ तो 8.5%। क्या इसका इलाज पॉसिबल है? बिल्कुल है। पाकिस्तान में है ये? पाकिस्तान में है, इसका इलाज बिल्कुल अच्छा इलाज अवेलेबल है। और इसमें जो है ये एक ऐसा मसला है जो इस वक्त मेरे ख्याल में हर लेवल पे इसको ज़रूरत है। ये ब्लड की कमी की वजह से होता है? नहीं। ये वायरस जो है ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, यानी कि ये मुतासरा खून से फैलता है। मिसाल के तौर पे किसी ने जैसे ब्लड लगवाया है और वो टेस्ट शुदा नहीं था जी। किसी जगह से उसने ट्रीटमेंट कराया है, दांतों का इलाज आप देखते हैं जैसे फुटपाथ पे लोग औजार लेके बैठे हुए हैं, तो उन जर्म्स की ये बेसिकली एक जर्म ही है और ये वायरस ही है जो कि ब्लड से एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। इसमें हम बहुत सारी बेहतियातियाँ जो करते हैं उसकी वजह से फैलता है। मिसाल के तौर पे ये जैसे आप लोग जो है मर्द हजरात जो बार्बर के पास जाते हैं और रेज़र का चेंज नहीं करते हैं वो, तो उस तरह ये फैल सकता है। ख़वातीन जो नाक कान का जो ये पियर्सिंग करवाती हैं इसमें अगर ये उसमें भी बिल्कुल फैलते हैं। फिर जो लोग जो है वो आईवी ड्रग यूज़ करते हैं आजकल इंजेक्शन, उससे वो ये बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये चीज़ें हैं जिससे ये फैलता है।
और उसके बाद पेचीदगियाँ आप पूछ रहे हैं, तो इसकी तो पेचीदगियाँ ये हैं कि जिगर को ये बिल्कुल डैमेज कर देता है, डैमेज कर देता है। उसके बाद जिगर काम नहीं करता तो बहुत सारे पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टी आती है, आहिस्ता आहिस्ता करके जिगर में कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एंड पे मरीज़ की जान ले लेता है। ये तो इसका जो इलाज है वो पॉसिबल नहीं है। देखिए इलाज जो है वो अब बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, बट इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। अगर इनिशियली पता चल जाए तो 100% काबिल इलाज है। अगर ये टाइम पे नहीं पता चलेगा और जब ये एंड कर देगा तो उस वक्त उसका इलाज तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इलाज का, फिर इलाज काम नहीं करेगा उसका। ओके, तो ये जो अल्सर है ये होता क्या है बेसिकली, और क्या ये किस तरह से स्टार्ट होता है? जो अल्सर है बेसिकली ये मैदे का अल्सर है। अल्सर हम आमतौर पे कहते हैं ज़ख़म को, वो ज़ख़म जिसमें हमारी एक जिल्द की या अंदरूनी तह निकल जाए। जी ठीक है। और जख्म बनना जो शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग और जख्म ये डिफरेंट होते हैं। स्वेलिंग मतलब अगर मैं कहूँ तो सूजन है, सूजन है वो एक सारे हाथ पे हो सकती है, सारे मैदे के अंदर हो सकती है, बॉडी में कहीं भी हो सकती है। अल्सर होता है कि एक थोड़ी सी जगह जो है जिस पे जख्म है और उसमें ऊपर वाली तह खत्म हो गई है जी, ये अल्सर होता है। मैदे में अल्सर इसलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि मैदे में एसिड है, नॉर्मली तेज़ाब है। वो तेज़ाब क्या करता है कि बार बार उसके ऊपर अमल करता है मैदे की तह के ऊपर और उसे हील नहीं होने देता। तो वो जैसे ही हमने खाना खाना है एसिड लेवल ज़्यादा हो जाना है, तो वो उसकी वजह बनता है। तो अल्सर बेसिकली ज़ख़म है। ठीक है, तो इसका इलाज जो है वो कैसे हो सकता है? क्या इसके लिए हमें क्या अपनाना चाहिए? क्या देखें इलाज में तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले तो खुराक कहा जाता है कि आप इनिशियली जब इस तरह की चीज़ लें जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, बहुत ज़्यादा अगर आप ये लेंगे तो वो जाके एसिड बढ़ाएगी और उसको ज़्यादा वो जो हमारा मर्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो है फ़ाइबर का इस्तेमाल सबसे अच्छा है। उसके बाद फिर मेडिसिन है, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि अल्सर के लेवल पे सिर्फ आप एहतियात से काम नहीं कर सकते। फिर हमें देखना पड़ेगा कि अगर उसकी जो वजह बन रहा है बैक्टीरिया, उसको हमने कंट्रोल करना है और बहुत सारी दवाइयाँ देनी है जो एटलीस्ट 4-6 हफ्ते 8 हफ्ते तक मरीज़ लेगा तो ही वो हील होगा। तो उसमें फिर साफ ज़ाहिर डॉक्टर की जो है वो हिदायत के मुताबिक मेडिसिन लाजमी है। तो हमें रमज़ान में ख़ास तौर पर आपको पता है हम बहुत सी ऑयली चीज़ें खाते हैं, कोई डाइट प्लान नहीं होता हमारा, तो बहुत सा हमारा मैदा जो इफ़ेक्ट होता है, तो हमें रमज़ान में ख़ास तौर पर क्या डाइट प्लान हमें रखना चाहिए? रमज़ान में देखें वैसे तो सबको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये एक हमारी रिवायत है जो कि गलत है कि इसमें फ्राइड चीज़ें खानी ही खानी है। मतलब वैसे आप आमतौर पे शायद पकोड़े समोसे कहाँ पे आप खा रहे होते हैं, कहाँ पराठे खा रहे होते हैं, सारा दिन कुछ खाया नहीं होता और खाली पेट हम उसी से आगाज़ करते हैं। और अगर सहरी में देखें तो पराठे भी लाजमी होते हैं, लोग खा रहे होते हैं। तो इससे बचना चाहिए, मतलब कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। आप जैसे होल ग्रेन रोटी है वो खाना चाहें तो वो खाएं। इसके अलावा आप जो एक साल में आप सेहतमंद रहने के लिए जो फॉलो कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोग भूल जाते हैं उसको। एग्जैक्टली। तो एक मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें सैलड हो, सब्जियाँ हों, होल ग्रेन आटा हो, फाइबर हो, वही होना चाहिए इसमें भी। उसी तरह आप अगर आप बॉयल एग लेना चाहते हैं यहाँ भी लें, तो ये लोग जो है ना उससे हट जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे। ब्लड प्रेशर के मरीज जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरह से देखना चाहिए? अगर वो जिगर या अब मैदा के अमराज में मुब्तला है तो उन्हें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए? उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। देखिए अगर हम जनरली देखें तो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात है ही है कि मीठा जो है उन्हें वो साफ ज़ाहिर कम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए शुगर के साथ जिगर का जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक है। जैसे जैसे शुगर अनकंट्रोल्ड होगी जिगर के अंदर क्या होगी, फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और जो फैट है, चर्बी है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जिगर को डैमेज करेगी। तो मीठे का जो परहेज़ है, जो एक्सरसाइज है वो उन्होंने लाजमी रखनी है। और उसके साथ जो है अगर आप देखें तो मीठा अगर आप कम लेंगे तो जिगर की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इसी तरह अगर साथ में मैदे का मसला भी है तो अब जो स्पाइसी चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, वो भी बंद करनी पड़ेंगी। तो रमज़ान में लोग ये समझते हैं कि शायद रोज़ा रखा है तो अब हमें जो है ना ये छूट मिल जाएगी, या हमें मेडिसिन भी खा ली है तो शायद अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा होगी, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन अगर हम बेहतियाती करेंगे तो साफ ज़ाहिर है बीमारी भी बढ़ेगी और जो रोज़े का असल मकसद है वो भी हम लॉस कर देते हैं। और बड़ी उम्र के अफराद हैं, उन्हें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए? बड़ी उम्र में तो देखिए चीज़ें जो हैं और भी ज़्यादा बारीकी से देखनी होती हैं, क्योंकि अक्सर ये हम अक्सर ऐसे मरीज़ देखते हैं कि थोड़े 2 दिन का उन्हें बदहज़मी होती है, डायरिया होता है, मोशन लगते हैं और उनके गुर्दे मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है।
पानी की कमी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो उनके लिए तो साफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखें और ख़ास तौर पे हाइजेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह ना लगे उन्हें। अच्छा, मैं ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जो हेपेटाइटिस सी वाली बात जो है वो उस पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहूँगा कि देखें, हेपेटाइटिस सी आम तौर पे हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा है और ये उस एज में होता है जो इंसान अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा होता है, और उसमें जब ये उसको हो जाता है तो वो फिर एक पूरा ख़ानदान मुतासर होता है जी। लोगों को अक्सर पता नहीं है कि इसकी कोई अलामत नहीं होती शुरू में। ओके। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें हेपेटाइटिस सी है और 90% को पता ही नहीं है क्योंकि उसकी कोई अलामत नहीं है। और इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, चंद 100 रुपए का टेस्ट है, जिससे पता चल जाता है कि इंसान को हेपेटाइटिस सी है। अगर वो पता चल जाए टाइम पे और उसका इलाज हो तो इनिशियली चंद हज़ार का वो पूरे 3 महीने का है, गवर्नमेंट फ्री दे रही है, बहुत सारी NGOs फ्री इलाज कर रहे हैं, तो वो एक टाइम पे अगर पता चल जाए तो वो एक ज़िंदगी बच सकती है, बल्कि पूरा ख़ानदान बच सकता है जी। तो आपकी मतलब चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं तो इस तवज्जो से मेरी उन्हें भी रिक्वेस्ट है कि लाजमी अपना एक टेस्ट करा लें। वो हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है, सिंपल, आप किसी भी लैब से जाएंगे वो टेस्ट हो जाएगा। तो ये जो काला यरकान और पीला यरकान, इसमें काला यरकान बेसिकली हेपेटाइटिस सी को हम कहते हैं। जी। पीला यरकान है वो भी वायरसेस ही हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, जिसमें आंखें पीली होती हैं, वो यकदम शुरू होता है, उसे हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। वो यकदम शुरू होता है लेकिन उसमें रिकवरी 100% होती है। लेकिन काला यरकान बढ़ता जाता है, परमानेंट होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे पता चलता है? जो पीला यरकान है, सिंपली देखें उसमें तो इनिशियली इंसान को यकदम जो है मरीज को राइट साइड पे थोड़ा पेन महसूस होता है, आंखें पीली हो जाती हैं, भूख कम हो जाती है। राइट साइड पे कहाँ पे पेन होती है? पेट के ऊपर वाले हिस्से में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे दर्द होती है। हल्का बुखार होता है, भूख बिल्कुल उड़ जाती है, उल्टियाँ और मतली कैफियत हो रही होती है, जिस्म टूट रहा होता है। तो ये आमतौर पर अलामात हैं पीले यरकान। उसमें टेम्परेचर भी रहता है, ये भी हल्का फुल्का टेम्परेचर भी आ सकता है। यस। और ये आमतौर पे फैलता है जो ये हमारे पास मतलब पानी का सोर्स अगर सही नहीं है तो उसके ज़रिए खुराक नाके से साफ पानी चाहिए, तो ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑब्वियसली ये मसला है, इसमें आप पानी उबाल के इस्तेमाल करें, अच्छा फ़िल्टर जो है वो लगवाएं, उससे इस्तेमाल करें, या जो आजकल ये मिनरल वाटर है लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें। सब्जियों को भी आप साफ़ पानी से धोएं। ये भी एक बड़ी हम गलती करते हैं कि जो हम टैप वाटर से धो रहे होते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो भी मुतासिर कर सकता है, क्योंकि ये वायरस जिस्म से बाहर काफ़ी हफ्तों महीनों तक ज़िंदा रह सकता है। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कि पीले यरकान का। लेकिन काले यरकान के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है कि टेस्ट करवाएं। सिंपल टेस्ट करवाने से आपकी ज़िंदगी बच सकती है। लोगों को नहीं पता, मतलब लाखों लोग हैं, अवेयरनेस नहीं है। लाखों लोग हैं जो फिर रहे हैं। अच्छा, फिर जिनकी ख़ानदान में अगर कोई मरीज़ था उन्हें तो बहुत लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो क्या ये इनहेरेंटली भी चलता है? ये बेसिकली साथ रहने से होता है। मिसाल के तौर पे देखें, जिस चीज़ के ऊपर ब्लड लग सकता है, मिसाल के तौर पे कंघी हम यूज़ करते हैं, नेल कटर इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा रेजर है, टूथब्रश है, तौलिया है, इवन जिसके ऊपर भी ब्लड लग सकता है, वायरस वहाँ रुक सकता है। फिर किसी को भी अगर वो चीज़ इस्तेमाल उसने की है, उसको कोई दाना है, थोड़ा सा हल्का सा कट लगा हुआ है, वहाँ से वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है जी। तो उससे हम बच सकते हैं एक छोटे से टेस्ट से। छोटा सा टेस्ट कराएं, उसके बाद अगर वो उसमें वायरस है। इससे हड्डियों के मसाइल भी पैदा होते हैं? हड्डियों के मसाइल में एंड पे जाके जब जिगर का मतलब मसला बढ़ जाता है तो उसके साथ बोन भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है, ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। ब्लड की कमी भी होती है, और विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है वो जिगर ने करना होता है, एक स्टेप उसका। तो जब जिगर मुतासर होगा तो विटामिन डी भी बॉडी में लो हो जाएगा, तो व्हाइट सेल्स वगैरह इससे भी ये इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब जिगर काम नहीं कर रहा तो सारे सेल लाइंस नीचे चले जाते हैं, वाइट सेल भी, रेड सेल्स भी और प्लेटलेट्स भी। तो उनकी भी कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फिर हमारी जो तिल्ली है उसके अंदर सारे जो है ना वो जाके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जिगर तो एक मेजर चीज़ है, अगर जिगर काम नहीं करेगा तो बॉडी कुछ टाइम सर्वाइव कर सकती है, उसके बाद जब तक नया जिगर ना लगे लाइफ नहीं है। कुछ महीने कुछ साल होते हैं। तो पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट का है, आसानी से है? जी, आसानी से तो खैर मैं नहीं कह सकता, काफ़ी महंगा है, ये एक्सपेंसिव होगा, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात ये है कि कोई वो जिगर का टुकड़ा देगा तो ही लगेगा ना, तो एक लाइव हमें फैमिली का कोई होगा तो फैमिली मेंबर होगा, फैमिली मेंबर का मैटर करता है, या फिर ये आप किसी और का तो लॉ ही नहीं है ना, लॉ के खिलाफ है वो। अच्छा, आप ठीक है, फैमिली मेंबर के अलावा नहीं ले सकते हैं, और वो एक उसका आधा हिस्सा जो है जिगर निकाला जाता है, फिर वो मरीज को लगाया जाता है। लेकिन ये ऑब्वियसली इसमें फिर पेचीदगियाँ भी होती हैं, फिर उसके बाद सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है मरीज को,
क्योंकि वो जिगर तो दूसरा है, उसको फिर काम को चलाने के लिए इम्यून सिस्टम को हमें वो करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। एक बार फिर से आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि हमें किस तरह से क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, किन खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इन तमाम बीमारियों से हमें बच सकें। बिल्कुल, देखें मुतवाज़िन ग़िज़ा, साफ़ पानी, फ़िल्टर का पानी जो वाकई अच्छा सही फ़िल्टर है, या मिनरल वाटर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि नहीं तो आप उबाल लें, सिर्फ 1 मिनट पानी को, जब वो उबलना शुरू हो जाए उसके बाद 1 मिनट इंतज़ार करें, अब वो वायरस से पाक है जी। तो वो पानी इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, फ्राइड चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो आजकल इतनी फास्ट फूड है उससे बच के रहें, तो वज़न भी उसमें रहेगा सही, उसमें तनासुब में, और बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। हार्मफुल, और जैसे आपने बताया मुझे खुद खौफ आने लगे तो होपफुली हमारे नाज़रीन ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा यकीनन। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।